बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, अब हमारे पास दो बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद है। दोनों ही अपनी अपनी फॉर्म में आर्टिस्ट हैं। पहले जो आर्टिस्ट हैं वो पेंटिंग से उनका गहरा ताल्लुक है। पेंटिंग्स करते हैं और किस तरह की पेंटिंग्स करते हैं, क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, क्या चीज़ वो स्केच करते हैं, पेंटिंग करते हैं, सिनरी करते हैं, पोर्ट्रेट्स करते हैं, क्या करते हैं, हम उनसे पूछेंगे। और हमारे पास मौजूद है जी चित्रा प्रीतम। आई होप आई हैव टेकन द नेम करेक्टली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप पेंटिंग? जी पेंटिंग। शौकिया या प्रोफेशन? शौक के बाद प्रोफेशन हो गया, यही होता है, जुनून था और इस जुनून को जो है वो प्रोफेशन में तब्दील कर दिया। वेरी नाइस। अच्छा जी, इनके साथ मौजूद हैं बहुत ही कम उम्री में ड्रामा राइटिंग में आए हैं और इनसे मैं लास्ट टाइम भी जब मेरी बात हुई थी तो मैं बड़ी इंस्पायर हुई थी कि एक एज और एक ज़माना और एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको कोई चीज़ लिखने के लिए ना। हर तरह का कैरेक्टर होता है। दादी अम्मा कैसे सोचती हैं अपनी एज में जाके, हम अपने आप को लेके बैठे हैं तो हम क्या सोचते थे जब हम 18-19 साल के थे और अब क्या सोचते जब सिर्फ 16 प्लस है। मैं अपनी एज तो नहीं बताऊंगी ना आपको। तो जब 16 प्लस है तो अब किस तरह सोचते हैं, सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। ज़मीन आसमान का, चीज़ों को एनालाइज करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। जो पहले होते थे वो नहीं है अब हम लोग, अब कुछ और हो गए। और शायद जब हम दादियों वाली एज तक पहुँचे तब कुछ और हो जाए। टाइम के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी आपकी थिंकिंग और बहुत सारी चीज़ें मैच्योर होकर कुछ और ही हो जाती हैं। अब हमारे पास इतने यंग राइटर मौजूद हैं, कैसे उनमें ये सेंस है ये सारे कैरेक्टर्स लिखने का, हर एक को हर एक के हिसाब से लिखने का, ये हम उनसे ही पूछेंगे। हमारे पास मौजूद थी आसिफ अंजुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ, मैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, मैंने खुद बता रही हूँ कि हम एक ज़माने में मैं क्या सोचती थी और ऐसी होती थी और वैसी होती थी और अब मैं क्या हूँ, बिल्कुल चेंज हूँ, बिल्कुल डिफरेंट हूँ। सोचने बैठे ना इंसान अपने आप को, कभी सोचने बैठे तो मैं सोचती हूँ यार इस तरह तो मैंने कभी ज़िंदगी में पहले सोचा ही नहीं था और ये मैं गलत करती थी। तो इंसान बहुत चेंज हो जाता है टाइम के साथ। तो आप कैसे सारे कैरेक्टर्स, दादी अम्मा की फीलिंग, नानी अम्मा की फीलिंग, बहू की फीलिंग, सास की फीलिंग, अब्बा की फीलिंग सब डाल देते हैं उसके अंदर, कैसे? देखिए, आर्ट जो है ना बेसिकली वो किसी सेंस में क्यों ना हो, उसकी बेसिक ये है कि गॉड गिफ्टेड होता है। इसकी ABC मेरे ख्याल में यही है कि ये गॉड गिफ्टेड है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन है। जब आपके अंदर ये चीज़ मौजूद है ना तो ये ऑब्जर्वेशन खुद ब खुद होना शुरू हो जाती है। फिर मुतालिया है। अब अगर आपको क्रेज़ होता है ना किसी भी फील्ड में तो आप उसके लिए मेहनत करते हैं। गॉड गिफ्टेड चीज़ आपके पास मौजूद है कि आप सेंस रखते हैं चीज़ों को समझने की, ऑब्जर्व करने की। एक ही क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, वो सब डॉक्टर नहीं बनते, उसमें कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ डॉक्टर्स बनते हैं। तो रीज़न ये कि हर किसी की अपनी अपनी सलाहियत होती है। तो बेसिकली इसी तरह माशरे में रहते हुए हम जो चीज़ों को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। उसके बाद आपका जो मुशाहदा है ना, आप इन्हीं चीज़ों से सीखते हैं। तो यू एक्चुअली स्पेंड स्पेशल टाइम ऑन मुशाहिदा। देखिए, मुतालिया हम लोग कहते हैं छड्डो मिट्टी पाओ, उस पर आप छड्डो मिट्टी पाओ नहीं करते, आप उसको लेके बैठते होंगे। हाँ। क्यों हुआ, क्या रीज़न है? एग्जैक्टली मीन उस पर सोचता तो है ना आदमी। अब कोई भी आदमी जो एक बात कर रहा होता है, कोई बोल रहा था, वो दादी अम्मा हो, वो कोई भी एजेड हो, वो एक बच्चा हो, उसके पीछे क्या थॉट्स हैं ये सोचना ज़रूरी है। क्या थॉट्स हैं, उसने ऐसा किया तो उसकी क्या रीज़न है, इस पर सोचना ज़रूरी है। अब जो अगर आप राइट इमोशन नहीं डालेंगे किसी भी चीज़ या किसी भी कैरेक्टर में, राइट इमोशंस, द ट्रू इमोशंस डिपिक्टिंग दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो उसमें वो बात ही नहीं आएगी। अब क्रिमिनल किस तरह सोचता है ये आप लोग कैसे सोच लेते हैं? वो भी तो एक इंसान ही है ना बेसिकली। देखिए, एक होता है अच्छा माइंड, गुड माइंड, एक होता है इंटेलिजेंट माइंड, एक होता है मैनिपुलेटिव माइंड, एक होता है क्रिमिनल माइंड। मतलब माइंड्स डिफरेंट है, हर इंसान के डिफरेंट माइंड है। आपका डिफरेंट होगा, प्रॉब्ली आपका डिफरेंट होगा। मेरा तो आइंस्टाइन से लेकर आई हूँ, तो हर इंसान का दिमाग जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप दिमागों में कैसे घुसते हैं उनके? देखिए, दिमागों से घुसने से मुराद ये है कि इमेजिनेशन है। एक नॉर्मल आदमी, आप किसी से भी पूछे ना, आम लाइफ में किसी से भी पूछे ऐसा क्यों होता है, वो भले गलत होगा ना, वो उसके एक लॉजिक देगा आपको। हाँ। आप किसी भी उसके लिए ना वो लॉजिक देगा। तो ऐसे आदमी के पास क्या लॉजिक सोचिए होगा तो ऐसे ही कहेगा कि ये तो होता आ रहा है, बस ऐसे ही है, तो वो अड़ा उसी पे रहेगा। हाँ, वो कहीं ना कहीं से ये साबित करने की कोशिश करेगा कि देखें मैं यहाँ से ठीक हूँ, मैं यहाँ से ठीक हूँ। कोई ना कोई लॉजिक लाता है। तो वही हमें सोचना होता है कि अगर वो इस सिचुएशन में है तो वो यहाँ क्या सोचेगा, ये देखते हैं। ओके, आई डोंट थिंक सो इट्स इजी। आई डोंट थिंक सो इट्स ईजी। हाँ, देखिए इतना आपके लोगों से धोखा खा जाते हैं? सॉरी, धोखा खा जाते हैं आप लोगों से? नहीं, देखिए धोखा खाना जो है ना,
मैं नॉर्मल ये बात पिछले दिनों भी एक दोस्त से डिस्कस कर रहा था कि एक आदमी जिसके साथ आपका रिलेशन 10 साल से है या 20 साल से है, 20 साल बाद आपको पता चलता है कि ये आदमी ऐसा निकला, वहाँ आपको पता चलता है वो कहीं भी आपको धोखा दे जाता है, आप कहते हैं यार नहीं होता, वो होता ही ऐसा नहीं है। मुझे लेट मी कंप्लीट, मैं जो बात करने जा रहा हूँ, देखिए आपको 10 साल बाद आपने 10 साल जो उसके साथ गुजारे और आपको 10 साल बाद पता चला कि वो ये है, तो इसका मतलब आपने 10 साल समझने में गलती की। 10 साल जो आपने किसी के साथ रहे, देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें 10 साल बाद आपको पता चलता है, 5 साल बाद पता चलता है कि यार इसने ऐसा किया, कैसे हुआ? उसकी रीज़न ये है कि आपके समझने में गलती है, समझने में गलती है। और आदमी जो सांप डस नहीं रहा तब तक वो अच्छा है, जैसे ही डसेगा ओ ये तो डसने वाला है, तो ये आपको सेंस होनी चाहिए कि आप कहाँ तक देख सकते हैं कि ये क्या है। और जहाँ तक धोखा खाने की बात है तो देखें आदमी आस्तीन का सांप सर पता है मैंने कपड़े स्लीवलेस बनाने शुरू कर दिए कि बैठे ही ना आस्तीन पर, उसने और जगह ढूंढ ली। वो कहते हैं ना कि अब ये सांप जो है आपकी आस्तीनों में नहीं फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट में नजर आते हैं। सच बता रही हकीकत है। तो सर आप भी माशाल्लाह जिस तरह उनका काम है इस तरह आपका भी एक आर्ट से कम्प्लीटली आर्ट से रिलेशन है। आर्ट में आप क्या बनाते हैं, किस तरह की चीज़ बनाते हैं? इंसान बनाते हैं, ह्यूमन फिगर्स बनाते हैं, एनिमल फिगर्स बनाते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, सीनरी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बेसिकली तो मेरा एक छोटा सा गांव है जहाँ से मैं निकला हूँ, संजरपुर। संजरपुर हाँ। ओके, ये इंटीरियर सिंध में? जी, ये सिंध पंजाब बॉर्डर है और तहसील सादिकाबाद का इलाका है। वहाँ हमारे इलाके के एक बहुत नामवर अदीब और पढ़े लिखे इंसान और अदब में उनका बड़ा मकाम, वो ईद के दिन ही इंतकाल कर गए, लेकिन अल्लाह उनको जो है मतलब जी सुबह तो वो बड़ी तकलीफ़ हुई और उनके चंद ख़त लेकर मैं कराची आया था। और वो चित्रा प्रीतम जो है ना, वो सीधा साधा भोला भाला सा जो गांव का था, वो आज भी जिंदा है। सर ये भोलापन जो है ना, ये आपके फेस पे है। थैंक यू। मतलब कुछ लोग इनके फेस देखें, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सही, क्यूटनेस कितनी मासूम, कितना बेबीइश लुक है ना आपके फेस पे। इससे पता चलता है कि आपका दिल जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। तो उन्होंने मुझे यहाँ शकील आदिलज़ादा साहब के उस दौर में डाइजेस्ट की दुनिया बहुत अरूज पे थी और कहानियाँ छपती थी, पढ़ते थे हम, और राइटर्स में और लिखने वालों में और एडिटिंग में जो भी एक ग्रुप होता था उसमें एक प्लेजर मिलता था। फिर उसमें जो अफसाना है या कहानी है उसकी स्केचिंग और उसको कहानी को डिज़ाइन करना, ये एक मुश्किल मरहला था। तो गोया वो शकील आदिलज़ादा हमारे मुल्क के बहुत बड़े उर्दू दां हैं और बड़ा नाम है, तो उनके पास भेजा। उनके पास बैठ के पढ़ने का भी मौका मिला, अदब पढ़ा, फिक्शन पढ़ा, जिसमें टॉलस्टॉय, मैक्सिम गोर्की, दस्तयेवस्की, ये वो लोग हैं जिनको रशिया हालांकि पुरजे हो गया है, लेकिन ये आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। इतना खूबसूरत लिखने वाले लोग। और अदब पढ़ा, जोश मलियाबादी को पढ़ा और शायरी पढ़ी, उबैदुल आलीम साहब को पढ़ा। तो रीज़न ये है कि ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर होती हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि वो कोई एक मकाम ढूंढ लेता है। तो मैंने उस दरख्त को पेंट किया जिस छाँव के नीचे बैठकर मैंने पढ़ा। मैंने दीनियात भी पढ़ी और वहाँ पे बैठ के मैंने जो इब्तदाई तालीम है वो हासिल की और उसके बाद इस शहर में आ गया। तो फिर मुझे मेरी जो चाइल्ड मेमोरी है वो मुझे हमेशा इस चीज़ पे मजबूर करती थी कि मैं उस दरख्त को क्यों ना पेंट करूं जिसके नीचे मैंने बैठ के पढ़ा। तो वो मैंने वो उस मेमोरी को मैंने, फिर आपने उसका कौन सा व्यू बनाया? मैंने लैंडस्केप बैठ के ऊपर देखने वाला व्यू बनाया, मंजर बनाए, उन गलियों को बनाया जिनमें मैं घूमा फिरा, उस मेले में खड़ा जो देख रहा था उस मेले को बनाया, हज़रत पीर मुहसिन नवाब का मज़ार बनाया। वो मज़ार आज भी मुझे अच्छा लगता है कि वो सिंपल सा चित्रा प्रीतम और वहाँ सिंपल सी एक पेंटिंग मुझे नज़र आ रही है। मैं जगह खड़ा होकर देख रहा हूँ कि दरख्तों का झुरमट है, पीछे स्काई, ब्लू स्काई है, रेड ज़मीन है, बीच में एक वाइट गुंबद। और वो खुद ही सोचें तो वो एक मुकम्मल पेंटिंग है और उस पेंटिंग ने मुझे बहुत मुतासिर किया और मैंने बेशुमार पेंटिंग्स बनाई और मैं आज भी उसी एक ही मज़ार को पेंट करता हूँ। बेशुमार लोगों ने कहा कि
फ़लाँ को करें, फ़लाँ को करें। मैंने कहा पीर हमारा एक ही है, हज़रत मूसा नवाब, क्योंकि उसके गुंबद से जो रोशनी फूट रही है, वो रोशनी जो है वो एक अलहमी कैफियत दे रही है, उसके अंदर एक वहदानियत का एहसास हो रहा है। Probably somebody is calling you there. जी, वहदानियत से फिर मैंने उसको मोटिफ में बदला, फिर मैं कैलीग्राफी में चला गया। कितनी बार विजिट किया है? जी, आपने वो मज़ार कितनी बार विजिट किया है? मैं तो जब भी गांव जाता हूँ उस मज़ार के इर्द गिर्द जाकर बैठ जाता हूँ। इर्द गिर्द अंदर नहीं जाते? अंदर जाता हूँ, बैठता हूँ। अंदर जाके आपको क्या फीलिंग आती है? मुझे तो एक सूफ़ी नज़र आता है, क्योंकि मैं अपने अंदर एक सूफ़ी को महसूस करता हूँ। मुझे आपके अंदर एक सूफ़ी ही नज़र आ रहा है, इसलिए कह रही हूँ। तो जब आप अंदर जाते हैं और अंदर बैठते हैं और तन्हाई की कैफियत में बैठते हैं, तन्हाई की कैफियत, तो क्या फीलिंग आती है आपके अंदर? एक वक्त में मेरी जो तन्हाई थी वो ऐसी थी इस शहर में, क्योंकि मुझे फिर पढ़ने का शौक़ था। फिर उसमें मैंने ख़ुद को सोचना शुरू किया, रीड करना शुरू किया। मैंने महात्मा बुद्ध को पढ़ा, बुद्धा से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। तो वो बुद्धा ने जितनी सिंप्लिसिटी में चीज़ों को डिस्कस किया या बताया, वो ये था कि जिस शख्स ने मेरी हेल्प की वो हमारे मुल्क के, क्या दुनिया का बहुत बड़ा मुसव्विर है, वर्ल्ड का। और जमील नक्श हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, वो आज का पिकासो है। सही। वो दुनिया में उसको, वही पिकासो अपने टाइम में बड़ा हुआ, आइंस्टाइन अपने टाइम में बड़ा हुआ, जमील नक्श आज के टाइम में बड़ा आदमी है। वो दुनिया का ऐसा मुसव्विर है जिसको हम कह सकते हैं कि ये वो शख्स है कि मैं भी सोचता हूँ कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला मौका दे तो काश के दूसरा जन्म भी हो तो मैं जमील नक्श जैसा ही बंदा बनूँ। तो ये मैं तो, मेरा गुरु है, मेरा गुरु है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, तो ये पेंटिंग का शौक़ आपको उस दरख्त के पढ़ते पढ़ते, उस दरख्त के नीचे पढ़ते पढ़ते तब हुआ? उससे पहले आपका अंदर था नहीं कि आप चीज़ें लेके ऐसी स्केच कर लेते थे? स्केचिंग करता था मैं, स्केचिंग करता था। स्केच कर पाते हैं? स्केच बिल्कुल, वो भी मैंने किए हैं, वो किए हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने अंदर की फीलिंग्स को, एहसास को, क्योंकि जब मैंने मातीस के काम को देखा, टर्नर को देखा, दस्तावेज़ अपने जो सिसली है उसकी पेंटिंग्स को देखा, मोने को देखा, एडगर डेगा के काम को देखा, वैन गॉग को देखा, उनके काम को देखने के बाद कलर लगाने का सेंस मुझे यूरोपियन पेंटर्स से मिला। और वो यूरोपियन पेंटर्स जो हैं वो सारे, जिनके नाम बता रहा हूँ, वो इम्प्रेशनिस्ट पेंटर हैं। तो मैं पाकिस्तान का इम्प्रेशनिस्ट पेंटर वाहिद पेंटर हूँ कि उस तरह मैं सोचता हूँ, उस तरह मैं पेंट करता हूँ। मैं एहसास का, इम्प्रेशन पेंटिंग क्या होती है? एक रियलिस्टिक पेंटिंग होती है, एक इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग वो होती है जो एब्स्ट्रैक्ट, यू मीन? नहीं, जो आप देख रहे होते हैं, जैसे पत्ता है, पत्ते का एक डिज़ाइन है। हाँ। मैं वो पत्ता नहीं बनाता, मैं पत्ते का फील देता हूँ, उसका एहसास दिलाता हूँ कि ये वही है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये पत्ता पत्ते का एहसास, उसका कलर जो है ठंडक है। अगर मैं मिश्री खा रहा हूँ, सेटिस्फैक्शन। हाँ। मैं अगर मिश्री मेरे ज़ुबान में है, अगर उसको मैं पेंट के ज़रिए उसकी मिठास का अगर एहसास मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता तो मैं पेंटर नहीं हूँ। अगर मैं बर्फ़ की डली हाथ में पकड़े हुए है या ज़ुबान पे है तो उसकी ठंडक का एहसास अगर मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता तो इसका मतलब मैं पेंटर नहीं हूँ। पेंटर जो तो है फिर आप वो इनके फीलिंग का एहसास होता है। को कलर्स में पेंट करते हैं? मैं कलर में पेंट करता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स में पेंट करते हैं जी। वो एक फीलिंग और एहसास को, इफ़ दे आर फीलिंग सैड, बहुत उदास हैं वो उस दिन, तो वो एक अजीब सी ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएंगे, उससे उस फीलिंग को डिपिक्ट वो जो करती ज्योमेट्री है हाँ। वो उसका जो ताल्लुक है वो डिज़ाइन से है, लेकिन असल जो आर्टिस्ट की फीलिंग है, अगर उसकी फिगर वो बना रहा है जिससे उसको मोहब्बत है, वो उसका एहसास पेंट करता है। वो चेहरा या वो बॉडी पेंट नहीं करता, वो एहसास और फीलिंग्स जो है जो उसको उससे मिली है उसको वो पेंट कर रहा होता है, और उसमें वो अपनी जमालियाती हुस्न को उजागर कर रहा होता है। और जमालियाती हुस्न जो है, पेंटिंग क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के लिए बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है। जी, आर्ट के अंदर विकेबलरी का होना बहुत ज़रूरी है, और विकेबलरी जो है वो किस तरह की विकेबलरी पेंटिंग? ये तो आर्ट एक दुनिया है,
और पेंटिंग्स जो है वो इतना आसान खेल नहीं है, मैं गुम हो गई हूँ इस दुनिया में। एक काम करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। पेंटिंग की भी है। सारा पाकिस्तान वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। जी हम बात कर रहे हैं इंसान का आर्टिस्ट होना, और हम बात कर रहे हैं इसकी सेंसिटिविटी पे भी। बाय द वे दोनों चीज़ों के लिए सेंसिटिविटी की बहुत ज़रूरत होती है। आप जिस तरह बता रहे हैं, मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये लोग पेंटिंग के सामने बैठते हैं और कहते हैं वाह 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 वाह। मैं पेंटिंग के सामने बैठती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ, मैं कहती हूँ क्या है, 4 लाइनें इधर खींची हुई, 4 उधर खींची हुई, बीच में बचा हुआ कलर लगा दिया, मतलब लिटरली दिस इज़ व्हाट आई परसीव। लेकिन पता नहीं बनाने वाले ने क्या सोचा होगा उस वक्त। और व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मजाक तो बहुत हुआ है, इसलिए कि एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है। और हमारे यहाँ जो एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, जी बिल्कुल, और उसके अंदर जो हमारे यहाँ हो रहा है वो आर्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, उसका ना सारा ना पैर है। एब्स्ट्रैक्ट के लिए आपको सीखना चाहिए, सीखने के लिए आपको उसकी ग्रामर का पता होना चाहिए, आपके फॉर्म का पता होना। ग्रामर क्या होती है? देखिए, एक आप कैलकुलेटर को खोल दें, उसके पीछे क्या है, करोड़ों का हिसाब निकालता है। एक तार उसकी तोड़ दें, वो हिसाब करेगा? ऑन ही नहीं होगा, ऑन ही नहीं होगा ना। एब्स्ट्रैक्ट भी ऐसे ही है, वो तमाम चीज़ें और वो लकीरें, लाइनें, लकीरें, कलर, टेक्सचर, फॉर्म और फिर उसकी कंपोजिशन मिलके एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनती है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपकी तमाम फीलिंग्स होती हैं, वो एहसास होता है जिसके लिए आपने बहुत अर्सा पहले प्लान किया होता है। और फिर आर्ट कोई दरमियान की चीज़ नहीं है, ये कड़ी दर कड़ी जुड़ा हुआ है। मैकल से लेकर जमील नक्श, शाकिर अली, चित्रा प्रीतम, ये सारा सिलसिला है, सादकैन, ये सिलसिला है, ये कड़ी दर कड़ी जुड़ा हुआ है। जैसे साइंस जो है वो सेंटेंस जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दरमियान में कोई चीज़ नहीं तख्लीक हो रही होती, वो एक सिलसिला है। आर्ट भी एक ऐसे ही है कि आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि मैं हूँ, सैर करता रहता है। आप जो कह रहे हैं ना इसलिए वो आपने जो ग्रामर की बात की, मैं तो अभी तक वहीं फंसी हुई हूँ। तो कि ग्रामर मतलब समझने के लिए भी आपको ग्रामर का पता होना चाहिए, अप्रिशिएट करने के लिए भी आपको ग्रामर का पता होना चाहिए। देखिए, आपको मैं बताऊँ, जो सही मानी में पेंटर होता है वो पहचाना जाता है। कैसे? वो माशरा खुद ही बहुत बड़ा उस्ताद है। माशरा किसी को ना पहचानता है ना वैल्यू नहीं 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 नहीं, माशरा जो है आज का माशरा रिटर्न देता है, फौरन देता है। वो पहले वाले ज़माने गए, खुद ही तो आप बात कर रही हैं कि वो दादी अम्मा का दौर गया। आपको बेचारे मनवाने के लिए ना पूरी पूरी जिंदगियां लगा देते हैं। जी जी, लेकिन आर्ट में ऐसा अब जो है इतनी सारी गैलरीज हो गई हैं, कमर्शलिज्म बहुत हो गया है, लोग इसमें प्रोमोटर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पूरी दुनिया में आर्ट जाता है। और बोनम से लेकर सुदबीस तक जो है चेक पोस्ट होती है, और बगैर चेक पोस्ट के आला दर्जे का आर्ट नहीं होता। अगर आप लोगों को अपनी पिक्चर कॉपीराइट करनी पड़ती है, मतलब आपने कोई पेंटिंग बनाई, ठीक है, बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है, आपने कोई बहुत ही कोई हफ्तों महीनों सोच के आपने वो पेंटिंग बनाई। अब वो पेंटिंग आगे किसी राइटर, नॉट द राइटर, किसी और पेंटर के सामने, जिसको नया नया शौक हुआ है, उसने आपकी पेंटिंग की डिट्टो कॉपी बना दे, अच्छी बात है। पर क्या आपकी पेंटिंग कॉपीराइट थी? नहीं, अगर वो ये बहुत काम होता है, फेक काम तो बहुत होता है। मेरे उस्ताद का काम बहुत फेक हुआ है। सादकैन साहब का इतना काम नहीं है। हुआ है सादकैन साहब का, इतना फेक काम हुआ है, मैं आपको बताऊं, सादकैन साहब की जितना ज़िंदगी में उन्होंने काम नहीं किया, उससे 3 गुना काम तो उनका फेक है। तो मार्केट में आपको मसला ये है कि उसको पहचान करने वाले भी तो लोग बैठे हुए हैं, वो भी तो तस्दीक करते हैं कि ये फेक है, ये ओरिजिनल है। वो चेक पोस्ट तो है, बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ सामने आ जाती है कि ये ओरिजिनल है, ये फेक है। लेकिन ऐसे ऐसे गुरु बैठे हुए हैं जो पेल देते हैं चीज़ों को। जमील नक्श का काम बहुत ज़्यादा फेक हुआ है, हो रहा है,
क्योंकि जब पेंटिंग्स आपकी महंगी होती हैं, मैं जो पेंटिंग महंगी आपको होगी, पता है लोग क्या कहते हैं? एग्जीबिशंस में जाते हैं अपने DSLR लेकर, अच्छे वाले कैमरास लेकर जिसमें पिक्सल फटेंगे नहीं, पूरी पेंटिंग का फ्रेम बना के पिक्चर खींचते हैं, फिर उसको बड़ा प्रिंट करके फ्रेम करा के ड्राइंग में लगा लेते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत लोग करते हैं। नहीं, ये तो प्रिंट भी मिलते हैं, प्रिंट बने हुए मिलते हैं। और नहीं, ना भी उसमें- मिले, जिस तरह आपने अपनी एग्जीबिशन की किसी दिन, ठीक जी, है, जी। बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स हैं। मैं आई चीटर, मेरे हाथ में था कैमरा, मैंने खींची आपकी, बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है। अब मैं गई, मैंने उसका बड़ा सा पेन फ्लेक्स पे प्रिंट आउट निकलवा लिया या पेपर पे प्रिंट आउट निकलवा लिया, उसको मैंने जाके कराया शीशे में फ्रेम बिल्कुल। और लगा दिया। आपकी पेंटिंग तो मेरी ड्राइंग रूम में लगी है। ये तो आर्टिस्ट को आपने प्रमोट किया। ये तो That was आपने there for sale. नहीं, I cheated. मैंने नहीं, नहीं, कॉपीराइट नहीं। आपका इस्तेमाल किया। वो चीटिंग नहीं है, वो आपने प्रमोट किया है कि देखिए ये उसकी रेप्लिका बना पेंटिंग दिया लगी सर है। मैंने आपकी नहीं, पेंटिंग रेप्लिका का। भी नहीं है। पेंटिंग्स ओरिजिनल जो है उसकी वैल्यू है, अगर वो आपने आज 5,000 की खरीदी है, वो कल को 50,000 की हो जाएगी अगर ओरिजिनल है तो। प्रिंट का क्या होगा? ये प्रॉपर्टी है, पेंटिंग प्रॉपर्टी है। अच्छा, वो जो शीशे में कर लेते हैं ना, उसे पता ही नहीं शीशे में चलता कर कि ले, वो पेंटिंग है, देखें, पेंटेड वो- है या प्रिंटेड है। वो तो प्रिंट हो गया ना, प्रिंट की क्या हैसियत, कोई वैल्यू नहीं है। शीशा तोड़ के देखना पड़ेगा आपको। असल फिर। बात है पेंटिंग। पेंटिंग आपका ओरिजिनल है तो उसका आपको प्लेजर आपका अपना है। आपके घर में 10 पेंटिंग्स हैं तो आपका प्लेजर है कि ये मेरे पास है। ये कॉन्फिडेंस और प्लेजर जो है आपको प्रिंट नहीं देगा। आप लोग अंदर से जो तसल्ली है। वाटर मार्क लगाते हैं इसके ऊपर, जैसे लोग वाटर मार्क कर देते हैं चीज़ों को, वो मार्क वहाँ से नहीं जा सकता। नहीं, ये ऐसा नहीं है। ऑयल पेंटिंग्स के अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत होती नहीं है। ऑयल पेंट में कैसे वाटर मार्क लगाएंगे, तो कंप्यूटर की बात है। अच्छा, हम थोड़ा सा आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ड्रामों की कहानियाँ मोनोटोनस हैं, बहुत ही कम कुछ डिफरेंट, बहुत मुश्किल से आता है डिफरेंट, ज़रूर आता है, पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पिछले कोई 4 साल से मैंने कोई पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखा। मैं सच बता रही हूँ, मतलब सच बता रही हूँ। सो आई डोंट इवन नो कि अब कौन काम करता है उसमें और कौन काम नहीं करता है। रीज़न वाई आई लेफ्ट वॉचिंग इट इज़ बिकॉज वहाँ पे एक औरत रो रही है, वहाँ पे एक औरत रो रही है, वहाँ पे उसके साथ जुल्म हो रहा है, यहाँ पे कोई ख़ानदानी मसला चल रहा है। मतलब ये sick of all that। हमें अब का ज़माना जो है ना, वी वांट समथिंग जो आजकल के ज़माने के हिसाब से अपग्रेडेड हो। एक औरत टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट है, एक औरत स्ट्रीट स्मार्ट है, एक औरत को सब चीज़ों से फाइट बैक करना आता है, वो बहुत ब्रेव है, वो कहीं नहीं कोनों में रोती धोती नज़र आएगी आपको। ज़िंदगी में 10 उतार चढ़ाव उसकी ज़िंदगी में आए हैं, सबकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसको दिखाया कि सब फाइट बैक कैसे किया है उतार। वो रोने नहीं बैठी, वो कंप्लेन करने नहीं बैठी, वो वाइन करने नहीं बैठी। दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर क्यों नहीं हमारे ड्रामों में आता? पहली बात तो ये कि जैसे आपने कहा कि आपने 4 साल से ड्रामा देखा ही नहीं, नहीं देखा। तो अब आप देखना शुरू करें ना, ऐसा हो रहा है जो आप कह रही हैं। कोई मुझे स्पेसिफिकली पता चलता है ना, जिस हाँ, बीच और में मुझे दूसरी एक दो बात- का पता चला था, उनको मैंने जब देखा था तो यस दे वर डिफरेंट, बट रेगुलरली जिस तरह हम लगा के बैठते थे ना, नॉट फॉर एनी ड्रामा एनी मोर। देखिए- कभी स्विच भी करूँ ना तो इधर भी रोता हुआ एक ही चेहरा नजर आएगा, दूसरे में भी अप्रॉक्सीमेटली वही चेहरे नजर आएंगे और वो भी रोते ही नजर आएंगे। तो मैं कहती हूँ यार छो, बच्चे के कार्टून चैनल लगा देते हैं, एटलीस्ट वो बच्ची तो एंजॉय कर लेगी। सीरियसली सच्ची बता रही हूँ। तो वाई डोंट वी कम अप विद न्यू एंड इनोवेटिव स्टोरीज वेयर वी कैन ट्रेन वुमेन हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग। कोई भी ड्रामा किसी एक उस पर नहीं बनाया जा सकता थीम पे कि अगर उसमें एक औरत रो रही है तो वो पूरे सीरियल में रो ही रही है या वो हर कैरेक्टर रो रहा है। ऐसा नहीं है, उसके पीछे कहानी होती है, उसमें कुछ पॉजिटिव लोग भी होते हैं, मतलब जो आप चाह रही हैं वो ये सारी चीज़ें हर ड्रामे में होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी ड्रामे का हर किरदार रो रहा हो, ऐसा तो नहीं होता। नहीं, रो लेकिन बेस रीज़न ये है, लेकिन बेसिक ये है कि हमारे माशरे में जो कहानी सबसे ज़्यादा देखी जाती है, हाथ में डंडा भी तो होना चाहिए ना, कहीं हाथ में डंडा भी तो होना चाहिए। होता है पुलिस के हाथ में डंडा, लेकिन वो पुलिस कुछ नहीं कर पाई। सर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बस यही होता है जी। जो बेसिक कहानी देखी जाती है ना, वो औरत की ही देखी जाती है, जो मोस्टली देखने वाली खवातीन है इनको, और ये ज़्यादा अट्रैक्ट देखिए नॉर्मल ऐसा है। ऐसे मर्द हजरात अपनी टाइमिंग फिक्स करके बैठ के देखते सर। हाँ, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। बिल्कुल देखते हैं, ऐसा नहीं है। आपको लगता है तादाद कम है? जी बिल्कुल। आपको लगता है तादाद कम है? एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बताइएगा। विल बी राइट बैक। हर सुबह गुनगुनाए हर सुबह
बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। तो जी हम बात कर रहे हैं कि हम डिफरेंट स्टोरीज क्यों नहीं लिख रहे होते हैं, हम इनोवेटिव स्टोरीज क्यों नहीं लिखते हैं, थॉट प्रोवोकिंग स्टोरीज क्यों नहीं लिखते हैं। ये लिखते हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं कि मैंने 4 साल से नहीं देखा, आप देखें तो हो रहा है कम। देखें किसी भी काम में। आप मुझे ये बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि ये तो भाई हमें जहाँ ड्रामा बेचना होता है, प्रोडक्शन हाउसेस ने जहाँ बेचना होता है, उनकी डिमांड होती है जी ये लीड में होंगे, आपने एक्स्ट्रा किसी को लेना है तो ले लें, वो लीड के एक्टर एक्ट्रेसेस भी फिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरह की आपने स्टोरी बनानी है, ये आपकी स्टोरी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अब आप इसके ऊपर ड्रामा लिख के ले आएँ। हाँ, ऐसा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल है, ऐसा भी होता है, ये नहीं कि 100% यही है, ऐसा भी होता है। अब देखें चैनल जो है ना बेसिकली वो क्या करता है, कैसे पता चलता है कि लोग किस तरह देख लें। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो एक इवेंट रखते हैं, लोगों को बुलाते हैं, मुख्तलिफ तबके के लोग, मुख्तलिफ एरियाज से, ख़वातीन को बुलाते हैं, मेल्स को बुलाते हैं। जी आप बताएं आपको कौन सा प्ले अच्छा लगा, कैसी स्टोरी, किस स्टोरी ने आपको अट्रैक्ट किया। फोकस ग्रुप। हाँ, तो मतलब मुख्तलिफ लोगों को लेके पूछते हैं लोगों से कि आपको इसमें ऐसा क्या था अच्छा लगता है। फिर वो जो कंटेंट डिपार्ट होता है वो देखता है कि ये प्ले जो देखा गया पब्लिक को अच्छा लगा, इसमें ऐसा क्या था, जो आप कह रहे हैं ख़वातीन की स्टोरीज़। तो बेसिक रीज़न ये है कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट किसी चैनल में भेजते हैं तो वो देखता है बेसिकली कि इसकी औरत की कहानी है। ऐसे बहुत सारे, मैं आपको पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊँ आपको कि बहुत सारे चैनल्स में ऐसा हुआ, वो कहते हैं कहानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन हम इस पर काम नहीं कर सकते, हमें बेसिकली एक औरत की कहानी चाहिए। आज तक आप देख लें जितने भी मतलब है वो बेसिक आप कुछ भी कर लें, वो मेल ओरिएंटेड हो, वो किसी भी उससे रिलेट कर रही हो, लेकिन बेसिकली आपका सेंट्रल कैरेक्टर औरत है। ऐसा क्यों है सर, आप बताइए। मैं तो समझता हूँ कि डिमांड में है, पब्लिक डिमांड। हाँ, ये तो कमर्शियलिज्म में चला जाता है। व्हाट इज पब्लिक डिमांड? पब्लिक डिमांड्स के अलावा आप अपना नज़रिया पेश करें कि आप किस तरह सोचते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब आप अच्छी चीज़ दिखाते हैं तो लोग स्लोली ग्रेजुअली अच्छी चीज़ ही उनकी पब्लिक डिमांड बन जाती है। जिस तरह मैं बिल्कुल है, ऐसा भी है बिल्कुल। जिस तरह मैंने जो लैंडस्केप पेंट किया है उसमें मैंने टाइम को पेंट किया है। जो पहले जो पेंटिंग हो रही थी उसके अंदर वो टाइम का एहसास नहीं होता था, लेकिन मैंने जब लैंडस्केप पेंट किया तो मैंने उस टाइम को भी पेंट किया कि दोपहर, शाम, सुबह और चांदनी रात में आपको वो मंजर कैसे फील होता है। चांदनी रात, हाँ, अमावस की रात डाली है जी, बिल्कुल। जो भी जो टाइम है, जो मौसम है, उसका एहसास और उसका फील आना चाहिए। तो राइटर्स जो बेसिकली जो है वो राइटर का भी कमाल होता है कि वो मुआशरे में जो दबे हुए ख्याल और जज्बात जो होते हैं, ये लोग शायद आप लोगों को पता है, आप लोगों के पास पूरे माइंड सेट चेंज करने की ताकत है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। वही तो कह रहा हूं कि ड्रामे हमारी ख़वातीन, मर्द, बच्चे सब देखते हैं, तो वो जब देखते हैं और सीखते हैं तो बहुत चीज़ें अपने अंदर इम्प्रूव भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा। जैसे कोई आदमी अपनी बीवी को मारता था, एग्जाम्पल दे रही हूँ, है भी ऐसा, कोई आदमी अपनी बीवी को छोटी छोटी बातों पे मारता था, फिर उसने एक ड्रामा देखा, उसी दिन एपिसोड आई, वो दिखाया कि बीवी ने वही काम किया है जो उसकी वाइफ ने किया था। जैसे नमक ज़्यादा हो गया था खाने में तो उसने उसे मारना शुरू कर दिया था। तो उस ड्रामे में उसने देखा कि नमक ज़्यादा हो गया और शौहर ने कहा बेगम कोई बात नहीं, डजंट मैटर, क्या हुआ, कुछ नहीं होता। फिर वो दिल में सोचेगा कि यार मैं तो अपनी बीवी को मारता हूँ और इसने कहा कि चलो कुछ नहीं होता, तुम सारा दिन काम करते, 1-2 गलती हो जाती तो क्या फ़र्क पड़ता। उस आदमी ने ये किया तो उस आदमी की अप्रोच फिर अच्छी हो जाएगी। यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ़ वी शो गुड थिंग्स वी विल मेक अ बेटर माशरा। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। देखिए एक राइटर है मैक्सिम गोर्की, उसने उसका बहुत मशहूर नावल है माँ। उस माँ में जो है वो बीवी जो है अपने शौहर से पिटती रहती है, लेकिन जब बेटा उसका जवान हो जाता है तो एक दिन बाप का हाथ पकड़ लेता है कि अब आइंदा ये नहीं होगा। तो उस दिन से उस माँ को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। तो ये जो है राइटर, लेकिन वो लड़का जब उसकी शादी होगी ना, जिसने हाथ पकड़ा है आज, वो जब वो लड़के की शादी होगी ना तो वो भी अपनी बीवी को मारेगा। देखिए ये तो फिर एंगल की बात है कि आप मुआशरे को क्या दिखा रहे हैं, लेकिन राइटर ने तो आपको बदल दिया ना। राइटर का कमाल है कि मुआशरे को एक डिफरेंट ट्रैक पे लेके आ गया कि ये पॉजिटिव ट्रैक है, इधर आ जाएं, Exactly. इधर ना जाए। तो हमारे राइटर्स को भी यही चाहिए, क्योंकि इनका जो ताल्लुक है वो रहीमिया खान से है, मेरे ही इलाके से है। तो वहाँ जो घुटी हुई और दबी हुई जो ज़िंदगी है, जो इन्होंने ऑब्ज़र्व की है और देखा है, आज ये लिख रहे हैं, तो उसकी लिखने की रीज़न भी यही है कि वहाँ से जो मुआशरे की जो तंगदस्ती है उसमें से जब इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि मुझे लिखना चाहिए।
तो लिखने की जो कुव्वत है वो इनको अनीशा साहब ने भी दी, और यहाँ आकर और अच्छे, कहते हैं ना जब बंदा दरिया में आता है तो तैरना आ ही जाता है, तो लिखना शुरू किया। हमने भी इस शहर में आकर हासिल किया, इनाम राजा से लेकर अकील अब्बास जाफरी साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने सीखने के लिए हमें मैदान दिया। और वो एक अकील अब्बास जाफरी जिसका नाम है, वो एक इंसाइक्लोपीडिया है, वो इतना काम करते हैं तो अनथक काम करते हैं। ये सारे दोस्त मिलकर हम क्या सीख सकते हैं? कोई मैसेज होता है पेंटिंग में? बिल्कुल मैसेज होता है। आप की जो रूह है वो सुबह उठते हैं, आप एक अच्छी चीज़ देखते हैं, एक फीलिंग्स, ये तो उन लोगों को होगा जिनको पेंटिंग का शौक होगा, ये अप्रिशिएट करने का शौक होगा। जिसको नहीं होगा, जिसको पता ही नहीं होगा, वो तो कोई लेसन नहीं ले सकता। लेसन क्यों नहीं ले सकता? आप खाना खाते हैं, उसकी एनर्जी कहाँ जाती है? आपकी बॉडी का हिस्सा होती है ना। पेंटिंग भी ऐसे ही है, एक ना एक दिन आपके वो जो चीज़ है वो आप में कन्वर्ट हो रही होती है, आपको पीस और अमन और एक एहसास देगा, एक आपको अच्छे इंसान बनने में किरदार अदा करेगा। आप नज़र तो ज़रूर आ रहे हैं लेकिन आप एब्स्ट्रैक्ट इंसान हैं, आपको पता है। मतलब आपकी सोच, आपकी बातें एब्स्ट्रैक्ट हैं। नहीं, वो रीज़न ये है ना कि जो देखा है, जो पढ़ा है, जो दुनिया के काम को देखा है, सिर्फ लाइनें और लकीरें लगाने से पेंटिंग नहीं है। पेंटिंग के लिए आपको पूरी दुनिया का वर्क देखना पड़ता है। देख के आप अपना मकाम जो है मुतय्यन करते हैं कि आप खुद कहाँ खड़े हुए हैं, या आगे चल के आपका स्टेटस क्या होगा। सही। वो स्टेटस जो है वो फिर आपके सफ़र का हिस्सा बनता है। सही। अच्छा, मैं आपसे ये भी कहूँगी आशा, जिस तरह आजकल अभी आपसे थोड़ी देर पहले हमारे पास एक साइबर क्राइम से रिलेटेड हमारे पास एक शख्सियत मौजूद थी जो कि एथिकल हैकर थे। उन्होंने बताया कि अटेम्प्टेड सुसाइड 6 बच्चियों की बिकॉज ऑफ ब्लैकमेलिंग। अगर हम अपने ड्रामास के थ्रू उन बच्चियों को ये हिम्मत दिलाएं कि आप ये जो सुसाइड करने जा रही हैं ये गलत है, और इसकी अप्रोच जो है वो ये होनी चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को, सबसे पहले तो आप अपने पेरेंट्स को जो है वो आप उसमें करें, एतमाद में लें। इससे क्या होगा, जब वो देख रहे होंगे, वो पेरेंट्स भी देख रहे होंगे साथ में, तो उन्हें भी समझ में आएगा कि अगर उनकी बेटी ने कोई इस तरह की उनके साथ बात की है तो उनको उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। पेरेंट्स को समझ नहीं आता, वो आपस से बाहर हो जाते हैं, स्पेशली हमारे जो फादर्स होते हैं वो आपस से बाहर हो जाते हैं। लड़की को सुनाना, लड़की को ये करना, लड़की को भाई जो है वो मारने पर आ जाता है, और ये वो इस तरह की कहानी हमारे एक माशरे में होती है ना। जब हम इस तरह की चीज़ दिखाएंगे कि बाप ने समझा रहे मेरी बेटी के साथ ज़्यादती हो रही है, भाई ने कहा कौन कर रहा है ज़्यादती, मैं देखता हूँ, मेरी बहन को किसने तंग किया, मतलब इस तरह की चीज़ दिखाएंगे तो वो जो बाप, बेटा और माँ उस वक्त देख रहे होंगे वो सीखेंगे, और जिस लड़की के साथ हो रहा होगा वो ये सीखेगी कि मैं अगर इनको बताऊँगी तो दे विल रिएक्ट लाइक दिस। वो तो इसी चीज़ से डर रही होती है ना, सुसाइड वो क्यों करती है, वो इसी चीज़ से डर रही होती है कि ये बात निकल गई तो मेरा क्या होगा, वो बात निकल गई तो माँ बाप की इज्जत का ही हो। सी द गुड मैसेज वी कैन पोर्ट्रे, द गुड मैसेज वी सेंड टू पीपल सो दे कैन अंडरस्टैंड, और इस तरह हम एक अच्छा माशरा बनाते हैं। इस पे मैं एक शेर कहूँगा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या बात। देखिए, कौन किस तरह लिखता है ये एक अलग बात है। मैं बजाते खुद अगर अपनी ज़ात की बात करता हूँ तो मैं हमेशा, क्या पसंद है लिखना? मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें लिखता हूँ। वो भले एक ड्रामा देखें, जब स्क्रीन पे आ रहा हो तो वो ड्रामा होना चाहिए, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि उससे देखने वाले को एक पॉजिटिव वेज मिले, उसे देखे तो उसे अच्छा लगे, उससे कुछ सीखने को मिले। मैं हर जुमले में एक मैसेज देता हूँ कि इसमें कुछ है, जब कोई देख रहा हो तो उसमें कुछ, और मैं कहीं भी नेगेटिविटी नहीं छोड़ता। मैं तो कहता हूँ कि आदमी के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो हल्के अहबाब है, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। वो किसी भी बात पे, आपकी किसी भी कोशिश पे या किसी भी आपकी ऐसी बात पे नो ना कहेंगे ये नहीं हो सकता। सही। अपना पॉजिटिव लोग होने चाहिए, इससे लाइफ बड़ी अच्छी गुजरती है। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है। टाइम बिल्कुल पता ही नहीं चला, मैंने भी टाइम देखा तो पता चला है टाइम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पेंटिंग्स में आपको बताऊं, आज स्कूलों में और डिफरेंट जगहों पे जो पढ़ाई जाती है, ड्राइंग सिखाई जाती है, ये जहन की एक्सरसाइज है। ये तो है डेफिनेटली, इट्स एन आर्ट, तो वो जहन की एक्सरसाइज तो होती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इस वक्त हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। सो विल बी गोइंग, बट इंशाल्लाह विल कम बैक टुमारो अगेन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।